सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रीटिंग्स, ठीक है। ग्रीटिंग्स क्या हुआ कि अगर हम किसी से सबसे पहले मिलेंगे तो मिलना कैसे है ना, इंग्लिश टर्म्स पे मिला कैसे जाता है। देखिए सबसे पहले तो आप समझिएगा 12 o'clock यानी दोपहर 12 बजे तक अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम लोग उसको ग्रीट कर सकते हैं गुड मॉर्निंग, ठीक है। क्या ग्रीट कर सकते हैं हम उसको गुड मॉर्निंग। अब अगर 12 से आप शाम 4:30 तक 4 साढ़े 4 तक अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं ग्रीट करने के लिए? गुड, बताइए, गुड आफ्टरनून, ठीक है। और 4:30 बजे से 12 बजे मिडनाइट यानी 12 बजे रात, है ना, अगर हम लोग किसी से मिलते हैं तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? गुड इवनिंग। अभी लिखिएगा नहीं, बस चीजों को समझिए, लिखने के लिए हम टाइम देंगे। सुबह 12 बजे तक मिले तो गुड मॉर्निंग बोले, दोपहर 12 बजे तक, 12 से 4:30 तक मिले तो गुड आफ्टरनून हो गया, और 4:30 तक रात 12 बजे तक किसी से मुलाकात होती है तो फिर क्या बोलते हैं हम लोग? गुड इवनिंग। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मुलाकात हुआ तो गुड मॉर्निंग अगर बोला तो सामने वाला भी तो रिप्लाई कुछ करेगा ना, तो सामने वाले को जवाब में क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग नहीं होता है ना, उसका जवाब होता है क्या बताइए? आ वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये एक्चुअल इंग्लिश में आ वेरी गुड। अगर गुड आफ्टरनून बोला तो सामने वाला को रिप्लाई क्या करेगा? आ वेरी गुड आफ्टरनून। और गुड इवनिंग का जवाब क्या होता है? गुड नाइट। गुड इवनिंग का जवाब आ वेरी गुड इवनिंग तो होता है। जैसे अभी मान लीजिए हम ए है, ए बोला कि गुड इवनिंग, तो बी उसका जवाब में क्या बोलेगा? आ वेरी गुड इवनिंग। यहां तक तो ठीक है, आ वेरी गुड इवनिंग, ठीक। अब ये तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने का टॉपिक हो गया ना, कि गुड मॉर्निंग का वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग का आ वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून का वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। यहां तक तो हो गया। जब हम उससे विदा लेंगे, अब हम यहाँ पे उससे विदा ले रहे हैं, अब हम बात पूछ करके अब हम जा रहे हैं, तो जब सुबह में हम किसी से जाएंगे तो वहां पे क्या बोल सकते हैं हम लोग? बाय। जब हम दोपहर में किसी से बात करके जाएंगे तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? बाय। लेकिन अगर गुड इवनिंग और अ वेरी गुड इवनिंग वाला केस है तो यहाँ पर भी हम लोग बाय बोल सकते हैं, लेकिन बाय की जगह हम लोग यहाँ पर विदा लेने के लिए गुड नाइट भी बोल सकते हैं। ये भी एक बात समझ में आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग जा रहे हैं, टाटा बाय, है ना, यानी बाय। गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून, जा रहे हैं, बाय। गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग, जा रहे हैं, बाय। या गुड नाइट। बाय का जो प्रयोग हुआ वो ऑल एंड सन्ड्री कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री एक फ्रेज है अंग्रेजी के अंदर, इसका मतलब होता है जो कहीं भी यूज किया जा सके। क्या होता है इसका मतलब? जो कहीं भी यूज किया जा सके। या अभी हम किसी भी टाइम किसी से विदा ले रहे हैं, हम लोग इसको ऑल एंड सन्ड्री की तरह प्रयोग कर सकते हैं, यानी बाय का प्रयोग हम लोग कभी भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? और ये सारा फॉर्मल है, फॉर्मल इंग्लिश है ना, स्टैंडर्ड इंग्लिश, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा गुड बाय बोलते हुए। ये जो गुड बाय बोला जाता है इसका मतलब होता है बाय फॉरएवर। इसका मतलब बाय कब का हो जाता है? फॉरएवर, यानी हमेशा के लिए। तो ये बोलना उचित नहीं, ठीक है, ये बोलना उचित नहीं। हाँ, किसी की मृत्यु हो गई और आप उसको बोलना चाहते हैं तो आप उसको गुड बाय बोल दीजिए, भले वो सुने या ना सुने वो अलग बात है, लेकिन किसी जीवित को गुड बाय बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि गुड बाय का मतलब होता है हमेशा के लिए विदा होना। ठीक हो गया? आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। क्लियर हो गया क्या? इसको नोट करो।
हो गया, मिटा दें, ठीक है। ये तो सेंटेंस का ब्रेकअप द आइस हो गया है ना, ब्रेक द आइस इसको बोलते हैं, यानी वार्तालाप शुरू करना। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस का मतलब ये नहीं होता है कि बर्फ को तोड़ना। ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करना ना। जैसे ही इज गोइंग टू ब्रेक द आइस, इसका मतलब हुआ कि ये बातचीत शुरू करेगा। आई एम गोइंग टू ब्रेक द आइस, इसका मतलब हुआ कि मैं बातचीत शुरू करूंगा। ब्रेक द आइस इंग्लिश है, अर्थ तो इसका अगर आप शाब्दिक अर्थ निकालिएगा तो यही निकलता है कि बर्फ को तोड़ दो, लेकिन यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं है बर्फ को तोड़ दो। ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन, ठीक है। तो अगर कोई आदमी, आप जाते हैं किसी पैनल में और आपको बोला जाता है यू शुड ब्रेक द आइस, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए बोला गया है ना। ये जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं जेडी राउंड में, तो वहां पे कंपनीज में खास करके बैंक्स में बोला जाता है यू शुड ब्रेक द आइस, ठीक है। तो किसी को राउंड को स्टार्ट करना तो यू शुड ब्रेक द आइस बोला जाएगा। इसका मतलब होता है कि कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। अब समझिएगा कि इंग्लिश की जो शुरुआत होती है वो स्टेप्स क्या है। कुछ स्टेप्स है जो हम लोगों को पढ़ना है, यही स्टेप्स हम लोगों को काम आएगा इंग्लिश के कन्वर्सेशन पे मजबूत करने के लिए। सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं? हाउ मेनी अल्फाबेट इज देयर इन इंग्लिश? वन, है ना, वो खुद इंग्लिश है। तो इंग्लिश में जो एबीसीडी होते हैं दैट आर लेटर्स, ठीक है। एबीसीडी अक्षर है, मगर अल्फाबेट है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला एक होता है अल्फाबेट। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ ए बी सी, ये सब क्या कहलाते हैं? लेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये सब? लेटर। जब हम लेटर को ऐड करते हैं ना, जब हम लेटर से लेटर को ऐड करते हैं तो हमको मिलता है क्या? वर्ड। हमको क्या मिल जाता है? वर्ड, जिसको हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, हमने बी एक लेटर पे, ओ एक लेटर पे, वाई ऐड किया, मेरे को एक सेंसिबल चीज मिला, वो है वर्ड। वर्ड एक सेंसिबल चीज है जिसको लेटर को ऐड करके जब हम पढ़ते हैं तो मन में एक इमेजिन फॉर्म हो जाता है कि इसके बारे में बात हो रही है, उसी को लेटर कहा जाता है। तो जब हम लेटर पे लेटर को ऐड करते हैं तो मेरे को क्या मिलता है? वर्ड। एक और एग्जांपल जैसे देख लीजिए, जैसे हमने लिखा पी एक अक्षर है, ई एक अक्षर है, एन एक अक्षर है, जब हमने लेटर पे लेटर को ऐड किया तो मेरे को एक वर्ड मिला। समझ में आया? तो ये इंग्लिश का पहला स्टेप है, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंग्लिश, है ना। लेटर प्लस लेटर ऐड करने से क्या मिलता है? वर्ड। सेकंड स्टेप क्या होता है कि जब हम वर्ड में वर्ड को ऐड करते हैं, जब हम वर्ड में वर्ड को ऐड करते हैं तो बताइए क्या मिलता है हमको? वर्ड में वर्ड को ऐड करते हैं ना तो मिलता है फ्रेज। क्या मिलता है? फ्रेज। फ्रेज को अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं वाक्यांश। क्या बोलते हैं? वाक्यांश, है ना। यानी अगर आप इसका संधि विच्छेद करिए, इसको एक्सपैंड करिए तो वाक्य प्लस अंश, वाक्य प्लस अंश वाक्यांश, वाक्य का अंश होगा। जैसे हम एग्जांपल के रूप में लिख देते हैं इन अ डे, दिन में, है ना, इन अ डे, दिन में। यानी ये किसी सेंटेंस का तो पार्ट है, सेंटेंस का तो पार्ट है, लेकिन ये वाक्य का अंश है, ये पूरा सेंटेंस नहीं है। यानी जब हमने एक वर्ड और एक वर्ड को ऐड किया तो वर्ड को ऐड करके जो हमको मिलता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रेज। और फ्रेज का मतलब होता है क्या? वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश, ठीक है। जो वाक्यांश मिलता है ना, इस पे आप जब गौर करिएगा तो इस पे सब्जेक्ट और वर्ब एब्सेंट होता है। कौन एब्सेंट होता है? सब्जेक्ट और वर्ब एब्सेंट होता है। यानी वाक्यांश में, फ्रेज में आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा और वर्ब नहीं दिखेगा, कर्ता और क्रिया दोनों अनुपस्थित होते हैं। यानी काम कौन कर रहा है नहीं मालूम, क्या काम हो रहा है नहीं मालूम, है ना। अब जैसे हम बोलते हैं विराट कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट इन अ डे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया विराट कोहली और वर्ब हो गया प्लेइंग, लेकिन ना तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ना तो यहाँ पे वर्ब है, बस एक सेंटेंस का एक पार्ट है जिसको क्या कहा जाता है? फ्रेज। तो हम लोग सेकंड स्टेप में हम लोगों ने सीखा वर्ड प्लस वर्ड को ऐड करते तो फ्रेज मिलता है। और जो थर्ड प्लेस हमारा होगा कि जब हम फ्रेज में फ्रेज को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? क्लाउज। क्या मिल जाएगा हमको बताइए? क्लाउज। जब हम फ्रेज में फ्रेज को ऐड करते हैं ना तो ये हमको बताता है क्या? क्लाउज मिलता है। क्लाउज का मतलब होता है इनकम्प्लीट सेंटेंस। सेंटेंस तो होगा मगर इनकम्प्लीट होगा। कैसा होगा? सेंटेंस तो होगा मगर इनकम्प्लीट होगा। ये बात तो बताएगा मगर पूरी नहीं बताएगा।
ठीक है। जैसे विराट कोहली इज प्लेइंग, विराट कोहली खेल रहा है, मगर ये नहीं बताएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। बात समझ में आया ना? इसमें आपको सब्जेक्ट में मिल जाएगा और इसमें आपको वर्ब भी मिल जाएगा, लेकिन क्लाउज में आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता चलता है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देख लीजिए, आई एम गोइंग, तो एक सेंटेंस तो बन गया कि मैं जा रहा हूं, परंतु कहां जा रहा हूं, कितने बजे जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। टू रांची, टू पटना, टू लालपुर, टू कचहरी। बात समझ में आ रही है क्या? तो क्लाउज क्या होता है? फ्रेज और फ्रेज से बनता है, यानी पार्ट ऑफ द सेंटेंस को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो ये एक फ्रेज तो क्लाउज बना देता है, मगर कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लाउड एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इनकम्प्लीट सेंटेंस, यानी अधूरा वाक्य, है ना? क्लाउड एक अधूरा वाक्य। बोलिए, बात समझ में आया क्या? और जब हम फोर्थ पॉइंट समझिएगा, क्लाउड्स में क्लाउड्स को ऐड करते हैं तो हमारा पहला मंजिल मिलता है सेंटेंस। क्या मिलता है हमको? सेंटेंस, यानी वाक्य। जब हम क्लाउड्स में क्लाउड्स को ऐड करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? सेंटेंस, यानी वाक्य। ये हमारा मकसद नहीं है, हम लोग यहाँ सेंटेंस सीखने के लिए नहीं आए हैं, हम लोगों को यहाँ से बहुत आगे जाना है। ठीक है, हम लोगों को यहाँ से बहुत आगे जाना है, क्योंकि एक सेंटेंस बोल करके विराट कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया, ये कोई अंग्रेजी बोलना नहीं हुआ, इसके बारे में पूरी व्याख्या करना, कमेंट्री कर देना, ये अंग्रेजी बोला। हम लोगों को वहां तक पहुंचना है। तो क्लाउज प्लस क्लाउज को जोड़ेंगे तो मिलेगा सेंटेंस। ये हमारा पहला स्टेप होगा यहाँ तक पहुंचना, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए इन चीजों से गुजरना है। अब यहाँ के बाद जब हम जाएंगे आगे, तो सेंटेंस प्लस सेंटेंस को जब हम जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा पैराग्राफ। क्या मिल जाएगा हमको? पैराग्राफ। यानी हम जब सेंटेंस में सेंटेंस को जोड़ने सीख जाएंगे तो हम एक पैराग्राफ बोलने में सक्षम हो जाएंगे, यानी किसी के ऊपर ऐसे बोलना है तो हम बोलने सीख जाएंगे, है ना? मगर यहाँ तक भी हमको नहीं रुकना है, आगे हम लोग सीखेंगे कि पैरा प्लस पैरा कैसे जोड़ा जाता है, और जब हम पैराग्राफ और पैराग्राफ आपस में जोड़ने लग जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहां? पेज तक, यानी हम पेज दर पेज पे आ जाएंगे। और इसके बाद भी हम लोग नहीं रुकेंगे, इसके बाद हम लोग पेज और पेज को जब बोलना सीख जाएंगे और ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ हम बन जाएंगे एक पूरी किताब, और यहाँ हम लोग हो जाएंगे इंग्लिश में फ्लुएंट। बात समझ में आ गई? तो इतने स्टेप को हम लोगों को फॉलो करते हुए चल रहा है। तो शुरुआत कहां से होता है? लेटर प्लस लेटर वर्ड से, और वर्ड प्लस वर्ड फ्रेज से, फ्रेज प्लस फ्रेज क्लाउज से, क्लाउज प्लस क्लाउज सेंटेंस से, सेंटेंस प्लस सेंटेंस पैराग्राफ से, पैरा प्लस पैरा बुक से, पैरा प्लस पैरा पेज से, और पेज पेज जब आ जाएंगे तो फ्लुएंट हो जाएंगे, यानी किताब बन जाएंगे, है ना? इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा रोड मैप होगा, ये हमारा गाइडलाइन होगा इंग्लिश के लिए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गई बात? बिठा दे, नोट कर लीजिए।
रोडमैप हो गया कि हम लोगों को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है। क्लियर है यहाँ तक बात? दूसरी बात, हम लोग किसी से मिलते साथ अगर मान लीजिए सुबह में मिल रहे, क्या बोले हम लोग? गुड मॉर्निंग। वो सामने से क्या रिप्लाई दिया? अ वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, ज्यादा वो बोल सकता है अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू, है ना, ऐसे बोल सकता है। उसके बाद जब कन्वर्सेशन शुरू होगा तो लोग पूछते ना आप कैसे हैं, है ना, आपका क्या हाल है। तो पूछने का दो तरीका है, समझिएगा। या तो हम पूछ सकते हैं हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, या तो हम पूछ सकते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। और यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको समझिएगा। हाउ डू यू डू का मतलब ये होता है कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू का मतलब ये होता है कि आप कैसे हैं। परंतु ऐसा नहीं कि हम जब मर्जी हाउ डू यू डू बोल रहे हैं, जब मर्जी हम हाउ आर यू बोलते हैं। जब हम पहली बार किसी से जिंदगी में मिलते हैं, पहली बार बोले, पंखा बंद कर देना। जब हम पहली बार जिंदगी में किसी से मिलते हैं तो हम बोलेंगे हाउ डू यू डू, ठीक हो गया बात। लेकिन जब हम दोबारा किसी से जिंदगी में मिलते हैं तो हम बोलते हैं हाउ आर यू, है ना। यानी आप अपने दोस्त से बार-बार मिल रहे हैं और आप उसको बोलते हैं हाउ डू यू डू, तो गलत हो गया, ठीक है। या आप किसी से पहली बार मिलते हैं और आप बोल रहे हैं हाउ आर यू, तो भी गलत हो गया, है ना। तो दोनों में बेसिक चेंजेस है। किसी से फर्स्ट मीटिंग इन द लाइफ हो रहा है तो हाउ डू यू डू, किसी से अनदर मीटिंग हो रहा है तो हाउ आर यू, ये दोनों में फर्क है, ठीक है। तो इसलिए जब हम किसी से पहली बार मिलेंगे या इंटरव्यू स्किल्स के बारे में बात करें तो हम लोग इसको सिखाते थे कि जब भी तुमसे कोई पूछे, अगर पहली बार पूछे तो हाउ डू यू ही पूछेगा, अगर हाउ आर यू पूछ रहा है तो गलत है। और अगर तुम किसी से पूछना चाहते हो और पहली बार मिल रहे हो तो क्या बोलोगे? हाउ डू यू डू, हाउ आर यू बोलोगे तो गलत है। अच्छा, अगर कोई पूछा तुमसे हाउ डू यू डू तो इसका मतलब क्या होगा? आप कैसे हैं। तो इसका तुम जवाब क्या दोगे? इसका जवाब क्या दोगे? हाउ डू यू डू। याद रखना, यहाँ पर बेसिक गलती क्या करता है बच्चा? बताने लगता है, यहाँ पे बच्चा क्या बताने लगता है? आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, आई एम गुड, गलत हो गया। हाउ डू यू डू का जवाब भी क्या होता है? हाउ डू यू डू, है ना। हाउ डू यू डू का जवाब भी होता है हाउ डू यू डू। बिल्कुल हिंदी में तुमको आसान भाषा में बता दे तो अगर कोई बोले तुमको नमस्ते तो तुम क्या बोलोगे? नमस्ते। नमस्ते का जवाब भी नमस्ते होता है, अस्सलाम वालेकुम नहीं होता है ना। तो नमस्ते का जवाब भी नमस्ते है, तो हाउ डू यू डू का जवाब भी हाउ डू यू डू है। क्लियर है क्या? तो हाउ डू यू डू को तुम नमस्ते समझो, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। इसमें अगर कोई बोले आई एम फाइन, अब मान लो तुम इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू तो पूछेगा जांच करने के लिए, वो पूछा रिज्यूमे देखा तुम्हारा, पूछा हाउ डू यू डू, और तुम वहां पे बोलते आई एम फाइन सर, आई एम ग्रेट सर, आई एम फैंटास्टिक सर, रिजेक्शन तो वही हो गया। अब आगे जो भी चल रहा औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, ठीक है, क्योंकि जांचने के लिए तो 1 सेकंड लगता है, तुमको जांचनी है ना। वहीं पे तुम्हारा सिलेक्शन रिजेक्शन खत्म हो गया कहानी। हाउ डू यू डू का जवाब जैसे तुमने आई एम फाइन, आई एम गुड दिया, वो समझ गया कि बेसिक नॉलेज नहीं है इसको, यहीं पे कहानी खत्म हो गई। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हाउ डू यू डू अगर कोई पूछे तो वो तुमको चेक करने के लिए पूछेगा, नहीं तो अक्सर तो हाउ आर यू ही सब होता है, तो इसका जवाब भी क्या होगा? हाउ डू यू डू। दूसरी बात, हाउ आर यू, तो हाउ आर यू का दो तरह से रिस्पांस हो सकता है। हो सकता है कि आप पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहें, हो सकता है कि आप पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहें, आपका मूड अच्छा हो, या हो सकता है कि आप नेगेटिव रिस्पांस देना चाहें, आपका मूड खराब हो। दो तरीके से हो सकता है। हाउ आर यू का हमेशा आई एम फाइन कैसे हो जाएगा? हम एग्जाम में फेल हो गए और आपके बोल रहे हाउ आर यू तो आई एम फाइन, तो गलत है ना, है ना। या रिजल्ट खराब हो गया, ये कुछ भी हो गया, भाई मेरा खराब हो गया, हाउ आर यू? आई एम फाइन, ठीक है, तो सामने वाला तो चल जाएगा, वही तो अच्छा आदमी। तो बात समझिएगा, दो तरीके से होता है। एक तो बहुत सूखा रूखा इसका जवाब है आई एम फाइन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हम लोग कन्वर्सेशन सीख रहे हैं, बात करने का तरीका सीख रहे हैं, तो लिखा जाता है आई एम, इसको कभी भी आई एम नहीं पढ़ा जाता है। तो जब भी हम बोलेंगे ना आई शुड बी साइलेंट, आई को कैसा होना चाहिए? साइलेंट। तो आई एम फाइन को हमेशा क्या बोलते हैं? एम फाइन, है ना। आई एम गुड लिखा तो जाएगा, लेकिन बोला क्या जाएगा? एम गुड। आई शुड बी साइलेंट इफ इट कम इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस के आगे आ जाए तो आई शुड बी साइलेंट। क्लियर है क्या? तो अगर मान लीजिए आप और अच्छे हैं तो आप बताइएगा एम गुड, आई शुड बी साइलेंट, ठीक है, एम गुड। और आप एनर्जेटिक हैं तो आप बता सकते हैं एम फैंटास्टिक। क्या बता सकते हैं आप? एम फैंटास्टिक, है ना। या आई एम ग्रेट, या आई एम मार्वलस, आई एम माइंड ब्लोइंग। आज हम लिख रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं ना, तो एम है, आई एम माइंड ब्लोइंग।
आई एम माइंड। यानी आई एम फाइन के अलावा भी बहुत सारा ऑप्शंस है हमको पॉजिटिव बताने के लिए ना, लेकिन ये किस कब बताइए जब कोई पूछे हाउ आर यू, तब हाउ डू यू डू में नहीं बताते हैं, ठीक है, उसमें हाउ डू यू ही बोलते हैं। तो आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम फैंटास्टिक, आई एम सुपर, आई एम मार्वेलस, आई एम माइंड ब्लोइंग, कुछ भी बोल सकते हो मुझे, लिख लीजिए सब। क्लियर है क्या? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है आपको? अच्छा, अब मान लीजिए आप किसी से पूछते हैं, आप किसी से, आप जैसे मेरे से पूछिए हाउ आर यू, आप मेरे से पूछिए, आप पूछिए मेरे से हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो हम बोलेंगे आई एम फाइन, हम बोल सकते हैं ना, लेकिन हम बोलना चाहते हैं आई एम गुड एंड यू। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं, अब आप समझिएगा, हम जब जवाब आपको दिए तो हम बोले आई एम गुड एंड यू, अब हम आपसे ही पूछ दिए हैं कि तुम कैसे हो, हम तो अच्छे हैं भाई, लेकिन तुम कैसे हो, तब इसका जवाब फिर आपको देना पड़ेगा। केस समझिएगा, केस समझिएगा, केस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अभी नेगेटिव को हटाते हैं। केस यहाँ पर दो तरीके से हो सकता है, यानी ए जो है बंदा वो पूछा किसी से हाउ आर यू, तो बी जो था वो जवाब देगा आई एम गुड, जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, आई एम गुड, है ना। लेकिन या हो सकता है, चांस है कि बी जवाब दे दे आई एम गुड एंड यू, वो फिर आपसे ही पूछ दे कि हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं, ठीक है, हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं, फिर आप अपने सिचुएशन को बताइएगा और थैंक यू के साथ अंत कीजिएगा। जब वो दोबारा यू के साथ आता है ना, कभी भी कोई सवाल यू पे खत्म होता है, उसका रिप्लाई हमेशा थैंक यू पे खत्म होना चाहिए। इसको बोलते हैं कर्टसी ऑफ इंग्लिश, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कर्टसी ऑफ इंग्लिश, यानी आचरण, अंग्रेजी का आचरण। तो फिर आप अपने बारे में बताइएगा, यानी ए वापस अपने बारे में बताएगा। आप अगर आप भी अच्छे हैं तो आप बता सकते हैं आई एम आल्सो गुड, और एंड यू का जवाब हमेशा थैंक यू, एंड यू का जवाब हमेशा थैंक यू। बोली बात समझ में आ रही है क्या, आई एम आल्सो गुड थैंक यू, है ना। तो यानी हाउ डू यू डू, अब आप मेरे को रिप्लाई करो, हाउ डू यू डू, आई एम आल्सो गुड, गलत हो गया, हाउ डू यू डू का जवाब भी हाउ डू यू डू होगा, ठीक है, हाउ डू यू डू का जवाब भी हाउ डू यू डू का। हाउ डू यू डू कब पूछा जाता है, जब आप लाइफ में किसी से पहली बार मिलते हो तब पूछा जाता है, और उसका जवाब भी क्या होता है, हाउ डू यू, है ना। तो हम लोग जब मैक्स में काम करते थे, मैक्स कंपनी है, आईसीआईसीआई की एक ब्रांच है और ब्रांच है, उसमें जब हम लोग काम करते थे तो हम लोग इंटरव्यू स्किल्स में हम लोग पढ़ाते थे उसमें कि अगर तुमको चेक करना है कि इंटरव्यू जो सामने वाला बंदा आ रहा है उस पे एफिशिएंसी कितनी है ना, तो तुम सीधा उससे आते सब पूछ लो हाउ डू यू, अब उसका जवाब पे ही पता चल जाएगा कि वो क्या बोलना चाहता है। और अगर सामने से आकर के हाउ आर यू सर, तो वही तो अपने आप को अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया, क्योंकि पहली बार मिल रहा है इंटरव्यू से हाउ आर यू बोल दिया, तो ही गलत है, ठीक है। तो चेक करने का स्किल से पता ही चल जाता है। इसलिए तुम जब देखते होगे कि इंटरव्यू में कभी तुम गए होगे तो वो शीट लेकर के नंबर देता है, तो वो इसी स्किल्स को चेक करके नंबर दे देता है ना, सारे स्किल्स को चेक करके नंबर देता है। तो हाउ डू यू का जवाब क्या बना, हाउ डू यू। लेकिन अगर हम किसी से दोबारा मिल रहे तो हम क्या बोलेंगे, हाउ आर यू। अब हम तुमसे पूछते हैं हाउ आर यू, क्या जवाब दोगे, आई एम गुड, या फिर क्या जवाब दोगे, या फिर आई एम गुड, आई एम फैंटास्टिक, आई एम सुपर, आई एम माइंड ब्लोइंग, आई एम मार्वेलस। लेकिन अगर तुम उससे भी पूछना चाहते हो एंड यू, तो फिर सामने वाला क्या जवाब देगा, आई एम आल्सो। अगर सेम चीज बोलेगा ना तो आल्सो लगाते, और सेम चीज नहीं बोलेगा तो आल्सो नहीं लगाएगा। जैसे मान लो पूछा गया, आप रिप्लाई किया आई एम गुड एंड यू, तो ये गुड ही यूज किया था, आई एम आल्सो गुड थैंक यू। लेकिन अगर वहां पे गुड की जगह ये बताता ना कि हम ठीक ठाक हैं, तो हम आल्सो हट के आता आई एम फाइन, हां हम तो ठीक हैं, थैंक यू। समझ में आ गई बात। आल्सो का प्रयोग कब हुआ, जब हम दोबारा इस एडजेक्टिव को यूज किए तब। अगर कुछ और एडजेक्टिव को यूज करें तो वहां पर आल्सो हटेगा। क्लियर हो गया बात यहां तक, चलिए इसको नोट कर लीजिए।
हो जाएगा, बताइएगा। हो गया? ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक आपको? ठीक है, समझ लो। अब ये सारी की सारी जो रिप्लाई थी, ये सारी की सारी रिप्लाई तो पॉजिटिव थी, मगर जरूरी नहीं है कि आपका दिन बहुत ही अच्छा रहेगा, दिन आपका दिन खराब भी हो सकता है ना। तो अगर कोई पूछा हाउ आर यू और आप अब जवाब देना चाहते हैं नेगेटिव, कैसे जवाब देना चाहते हैं? नेगेटिव, तो आप इसको बता दीजिएगा नॉट सो वेल। ठीक है, ठीक नहीं है ना, हाउ आर यू, नॉट सो वेल, ठीक है, ठीक नहीं। लेकिन जब आप जवाब देते हैं ना नॉट सो वेल एक्चुअली, दो तरह से भाव बनता है ना, बात करने का एक्सप्रेशन ही तो है। लैंग्वेज सीख रहे तो लैंग्वेज बिना भाव के बिना एक्सप्रेशन के कैसे सीख सकते हैं? तो अगर आप पूछे हाउ आर यू और एक आदमी बोलता है कि नॉट सो वेल, है ना, नॉट सो वेल, इसका मतलब होता है ना कि वो आगे बात करना नहीं चाहता। इसका मतलब होता है कि वो आगे बात करना नहीं चाह रहा। नॉट सो वेल का मतलब होता है कि भाई ठीक नहीं है, आप भी चुप हो जाइए, अब आगे कुछ मत बात करिए। लेकिन अगर वो जवाब देता है ना नॉट सो वेल एक्चुअली, तो अगर कोई बात एक्चुअली पे खत्म किया जाए, यानी वो जगह देता है सामने वाला कारण पूछे, है ना, ये पता चलता है। अगर कोई मान लीजिए आपसे कोई पूछा, आप पूछे हाउ आर यू, बोला नॉट सो वेल, ठीक है भाई कोई बात नहीं ना, आप बोले ओ सॉरी मैं बोल करके निकल जाता, क्या बोलना हम अभी आपको बताएंगे। लेकिन अगर तो बोलता है कि नॉट सो वेल एक्चुअली, तो वो रीजन चाहता है कि अगला सामने वाला बंदा रीजन पूछे कि व्हाई, कारण क्या है, बात समझ में आया? तो इसको बताने का दो तरीका है। अगर यहाँ पे बात हो गया तो कन्वर्सेशन ही खत्म हो गया, है ना, क्या आगे वो बात नहीं करना चाह रहा, और अगर वो एक्चुअली पूछा तो ये यहाँ पे रीजन मांग रहा है, रीजन पूछ रहा है कि रीजन पूछिए, बात समझ में आ रहा है ना। और एक आदमी होता है दिन अच्छा रहता है, दिन ना बुरा रहता है, दिन हाउ आर यू, सो ठीक ठाक जैसे है वैसे, है ना, सो मतलब ठीक ठाक जैसे है वैसे है। हाउ आर यू, आई एम हैंगी, आई एम हैंगी, इसका मतलब होता है दिन खराब चलना, दिन खराब, ठीक है, अरे यार दिन ही खराब है, आई एम हैंगिंग टुडे, ठीक है, आई एम हैंगिंग टुडे, है ना। तो आई एम हैंगिंग का मतलब क्या होता है? दिन खराब चलना, ठीक है। और सबसे ज्यादा फॉर्मल जवाब इसका क्या होता है? सबसे ज्यादा फॉर्मल जवाब, फॉर्मल बोले तो क्या कि अगर मान लीजिए आपका दोस्त नहीं है, आपका फैमिली नहीं है, आपका बॉस है, आपका क्लासमेट है ना, जो आपका करीबी नहीं है, लेकिन एक एनवायरनमेंट में तो लोग साथ रहते हैं, या कुछ ट्रेन का कोई को पैसेंजर है, सह यात्री है, तो आप इसको जवाब देते हैं आई हैव बीन गुड, या आई हैव बीन ऑलराइट, काश में अच्छा होता, आई हैव, समझ में आया बात यहाँ तक? आई हैव बीन, बहुत बार आई हैव बीन गुड की जगह बेटर भी यूज किया जा सकता है, वो भी सही है, लेकिन बेस्ट गलत हो जाएगा। आई हैव बीन गुड सही है, आई हैव बीन बेटर सही है, आई हैव बीन बेस्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मैं दुनिया का सबसे अच्छा होता है, ये कैसे होता है ना। तो आई हैव बीन गुड, आई हैव बीन बेटर, ठीक है, ये सबसे ज्यादा फॉर्मल जवाब है। तो हाउ आर यू का जवाब पॉजिटिव वाला तो हम लोग सीख गए, आई एम गुड, आई एम मार्वेलस, आई एम माइंड ब्लोइंग, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं आई एम ग्रेट एंड यू, फिर वापस उसी को जवाब देना पड़ेगा, क्या, आई एम आल्सो ग्रेट थैंक यू, या आई एम फैंटास्टिक थैंक यू। जब भी सवाल एंड यू पे खत्म होगा तो जवाब थैंक यू पे खत्म होता है, ठीक है, कर्टसी ऑफ इंग्लिश है। उसके बाद अगर कुछ नेगेटिव है, अच्छा दिन नहीं चल रहा, तो हम लोग हाउ आर यू का जवाब दे सकते हैं नॉट सो वेल। नॉट सो वेल का मतलब होता है कि आगे बात मत करो, एकदम दिमाग खराब है। नॉट सो वेल एक्चुअली का मतलब होता है कि कारण पूछ रहे हैं कि क्या खराब है, हम तो 200 रुपया मांगने उधार में, है ना, ये हो जाता है। उसके बाद सो ना अच्छा ना बुरा, ठीक ठाक चल रहा अपना, है ना। उसके बाद आई एम हैंगिंग, इसका मतलब क्या होता है कि दिन ही खराब चल रहा है, आई एम हैंगिंग। लास्ट में टुडे भी यूज कर सकते हैं, या आई हैव बीन गुड, आई हैव बीन बेटर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक और होता है उसका हम आपको बताते हैं, पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, अब कोई आपको अपना दुख बताती है,
ठीक है, आपको अपना दुख बता दिया कि भाई हमको दिन अच्छा नहीं जा रहा है, तो फिर आप इसका रिप्लाई क्या करिएगा? आप इन सारी चीजों का रिप्लाई क्या करिएगा, या सुन करके चुप हो जाइएगा, आगे बढ़ जाइएगा? आप इसका रिप्लाई क्या करिएगा? ओ ओ है ना, तकलीफ के साथ, आई एम सॉरी टू हियर दैट, मुझे दुख हुआ आपके बारे में, ठीक है, आई एम सॉरी टू हियर दैट, ठीक है। आप क्या पूछेगा? ओह आई एम सॉरी टू हियर दैट, या आप बोल सकते हैं ओह व्हाट्स रॉन्ग, ओह व्हाट्स रॉन्ग, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको रिकैप करते हैं, ठीक है। जवाब आप दीजिए, है ना, हम बस सवाल करेंगे, आप जवाब दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। अब हम लोग विदा ले रहे हैं तो गुड नाइट या बाय, गुड नाइट या बाय, है ना। अच्छा अगर हम लोग गुड मॉर्निंग में विदा ले रहे हैं तो बाय, वहां पे हम लोग गुड नाइट बोल सकते हैं क्या? नहीं। अगर हम लोग गुड इवनिंग में विदा ले रहे हैं तो बाय, है ना, जब शाम को मिलते हैं तो गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग, लेकिन जब विदा लेते हैं तो गुड नाइट भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बाय भी बोल सकते हैं। अच्छा गुड बाय बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते गुड बाय? उसका मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए बाय कर देना, है ना। गुड बाय का मतलब होता है हमेशा के लिए बाय कर देना, ठीक है। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम लोग ने सीखा ग्रीटिंग के बाद कि हम लोग पूछते हैं, अगर फर्स्ट मीटिंग है तो क्या पूछेंगे उससे? हाउ डू यू, और उसका जवाब भी क्या देगा सामने वाला बंदा? हाउ डू यू, नमस्ते का जवाब नमस्ते, ठीक हो गया बात यहाँ पे। अच्छा दूसरी बात, अगर मेरा दोस्त है या फिर मेरा जान पहचान वाला दोबारा मिल रहा है तो क्या पूछेंगे? हाउ आर यू, हाउ आर यू। अब वो क्या क्या जवाब दे सकता है? आई एम गुड, आई नहीं बोलिएगा ना, पढ़िएगा तो आई नहीं बोलिएगा, श्योर है। आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम फैंटास्टिक, आई एम सुपर, ठीक है, आई एम माइंड ब्लोइंग, आई एम मार्वेलस। जो आपको दिल में अच्छा लगता है वही बोलिए, जो आपको दिल में अच्छा नहीं लगता मत बोलिए, ठीक है। अच्छा अगर सामने वाला जवाब दिया आई एम गुड तो भी सही है, आई एम फाइन तो भी सही है, आई एम सुपर तो भी सही है, या फिर वो क्या जवाब दे सकता है? आई एम गुड एंड यू, हमसे भी पूछ सकता है ना, आई एम गुड एंड यू। फिर हमको क्या जवाब देना होगा? आई एम आल्सो गुड, थैंक यू। एंड यू जब भी पूछा जाए तो उसका जवाब हमेशा क्या होगा? थैंक यू, ठीक है। ये कर्सी ऑफ इंग्लिश समझ में आ गई आपको यहाँ पर। उसके बाद जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही जवाब हो, हाउ आर यू का जवाब नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए आप आगे बात ही नहीं करना चाहते, भाई कोई पूछता है तो हम बात नहीं करना चाहते, हिंदी में तो लोग बोल देते हैं मत बात करो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉट सो वेल, नॉट सो वेल। इसका मतलब हो गया कि बात नहीं करो, है ना। अच्छा अगर वो बात करने का मौका दे तो क्या बोलेगा? नॉट सो वेल एक्चुअली, नॉट सो वेल एक्चुअली, ठीक है। या फिर ठीक ठाक, सो, या फिर आई एम हैंगिंग टुडे, या आई एम हैंगिंग देयर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? दिन का खराब चलना। और सबसे फॉर्मल इसका जवाब क्या होता है? आई हैव बीन बेटर। बात समझ में आया? जब फॉर्मल जवाब, ये सब तो दोस्त के हाल में चल जाएगा, लेकिन ये वाला जो है ना ये ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल है ना। काश सब ठीक होता, काश सब अच्छा होता, काश में ठीक होता। और जब आपको ये आपके सामने अपना दुख बता दे तो फिर आप उसको सामना कैसे दीजिएगा? ओह आई एम सॉरी टू हियर दैट, है ना, आई एम सॉरी टू हियर दैट, या फिर ओह व्हाट्स रॉन्ग। क्लियर हो गई बात? यहाँ बात करने का तरीका आ गया हम लोगों को। अब बीच का स्ट्रक्चर खाली चाहिए, बात करने का तरीका आ गया हम लोगों को। एक आदमी जवाब एक और दे सकता है जिसको हम लोग अपवाद मानते हैं। देखिएगा जैसे पूछा गया ना कि आप कैसे हैं, तो वो जवाब देता है नो कंप्लेन। क्या जवाब देता है वो? नो कंप्लेन, नो कंप्लेन, भाई कोई शिकायत नहीं है, अच्छा चल रहा है तो चल रहा है, बुरा चल रहा है तो चल रहा है, नो कंप्लेन, है ना। तो इसके ऊपर हम लोग कोई जवाब नहीं देते, है ना। अब वो कंप्लेन ही नहीं कर रहा, बता ही नहीं रहा है कि अच्छा है बुरा, तो हम उसको सॉरी कैसे बोलें जब वो कंप्लेन ही नहीं कर रहा है, है ना। तो आप अगर बहुत पॉजिटिव बंदे हैं, आप अगर लगता है कि नहीं हमको कोई शिकायत नहीं है, दुनिया में तो दुख सुख लगा ही हुआ है, तो कोई हाउ आर यू का जवाब आप क्या बोल सकते हैं? नो कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं है, जो चल रहा है सो चल रहा है ना। और अगर सच में आपको दुख है बहुत ज्यादा तो फिर आप इसको यूज कर लीजिए अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो आपको मालूम होगा कि आपका सिचुएशन क्या है। ठीक हो गया बात यहाँ पे? अच्छा उसके बाद क्लियर है क्या, है ना। ये सारा का सारा जो हम लोगों ने शब्द सीखा ना, ये सारा का सारा जो हम लोगों ने शब्द सीखा ना, ये कहीं भी लग सकता है। जैसे कहाँ लग सकता है? देखिए कुछ भी पूछा जाए ये यूज हम लोग कर सकते हैं, कुछ भी पूछा जाए ये यूज हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम पूछना चाहते हैं आपकी लाइफ कैसी चल रही है ना, तो इसको कैसे पूछा जाएगा? हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, कैसे पूछा जाएगा?
हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन। अच्छा, हाउ इसको पढ़ा जाता है हाउस, ठीक है, क्या पढ़ा जाता है हाउस, क्योंकि कन्वर्सेशन सीख रहे तो सही सीखिए ना। हाउ इसको क्या पढ़ा जाता है हाउस, ठीक है। क्रिकेट जो होता है ना, क्रिकेट जब खेलते हैं ना तो जो बॉलर होता है जब अपील करता है ना तो वो वही बोलता है हाउस स्टैट, है ना, कैसा क्या करो, मतलब अंपायर से पूछता है। तो जिसको बहुत लोग अलग अलग कुछ भी बोल देता है हाउस स्टैट को, लेकिन असल में जो बोला जाता है वो यही बोला जाता है हाउस स्टैट, है ना। क्रिकेट जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, बॉलर को लगता है कि वो आउट हो गया तो वो अपील करने के लिए पूछता है हाउस दैट, वो क्या था, आउट था कि नहीं था बताइए हमको ना, हाउस दैट, ठीक है। तो वही हाउस है यहाँ पे। हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, लिखते तो हाउ इज है लेकिन पढ़ते क्या है हाउस। हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, तुम्हारी जीवन कैसे चल रही है। अब मेरे बात को समझिए, जब आपसे पूछा गया था तो आप बता रहे थे आई एम फाइन, बता रहे थे ना आई एम फाइन। अब आपसे नहीं पूछा गया, अब आप आई अपने बारे में नहीं बताइएगा, अब ये आपके जीवन के बारे में पूछा गया, जीवन नॉन लिविंग है इसलिए आप बताइएगा इट्स फाइन, ठीक है, या फिर इट्स गुड, या फिर इट्स मार्वलस, इट्स माइंड ब्लोइंग। बात समझ में आ गई क्या। यानी यहाँ पे जब आपके बारे में पूछा जाता है तो आई एम गुड, आई एम फाइन होता है, लेकिन जब आपके बारे में नहीं पूछा जाता, आपके जीवन के बारे में पूछा गया तो फिर सेम चीज को चिपका दीजिए, खाली एम की जगह क्या लगा दीजिए, आई एम की जगह इट इज, जिसको पढ़ेंगे क्या कॉन्ट्रडिक्शन में इट्स, है ना। इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स मार्वलस। बात समझ में आ गया क्या। और अगर आपकी जीवन खराब चल रही है तो जो चीज हम लोग नेगेटिव में प्रयोग किए थे यहाँ ले आइए, है ना, सो नॉट सो वेल एक्चुअली। बात समझ में आ गया क्या। सेम चीज आप यूज कर लीजिए, समझ में आया। या कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोई पूछने वाले ने पूछा हाउस माय कार, हाउस माय कार, तुमको मेरी कार कैसी लगी। अब आप उसको बताना चाहते हैं कि तुम्हारी कार मेरे को माइंड ब्लोइंग लगी, तो यहाँ पे आई एम माइंड ब्लोइंग मत बोल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके बारे तो पूछा नहीं गया था। यहाँ पे एम की जगह क्या होगा इट्स माइंड ब्लोइंग, एक नंबर का है तुम्हारा, है ना। इट्स मार्वलस, इट्स ग्रेट, इट्स गुड, ठीक ठीक लग रहा तो इट्स फाइन, समझ में आया ना। तो जहां पर आपके बारे में पूछा जाए तो जहां पर हम लोग एम करके पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं ना, वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारे बारे में ना पूछा जाए तो एम की जगह इट्स प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया क्या यहाँ पे, नोट कर लीजिए। जैसे हम पूछ रहे थे आपसे हाउ वाज द मूवी, तो क्या जवाब दीजिएगा, हाउ वाज द मूवी, It's fine. इट्स फैंटास्टिक, एकदम सही है ना। अच्छा, हाउ इज योर ब्रदर, बताइए। इट्स नहीं होगा क्योंकि ब्रदर आपका लड़का है, वहां पे ही होगा, है ना। अब मेरे बात को समझिए, ये तो निर्जीव के बारे में बात हो रही थी, लेकिन भाई है आपका तो उसको इट्स मत बोलिए, क्या आप अपने भाई को जानवर मानती हैं, है ना, नहीं ना। तो मेरे बात को समझिएगा, जैसे हम पूछे हाउ इज योर फ्रेंड, अब यहाँ पर अगर फ्रेंड लड़का है तो ही हो जाएगा, लड़की है तो शी हो जाएगी, बाकी वही चीज चिपका दीजिए, है ना। जैसे शी इज फैंटास्टिक, ठीक है, शी इज फैंटास्टिक, बात समझ में आया क्या। और अगर लड़का होता तो ही इज फैंटास्टिक, बात समझ में आ रही है आपको क्या। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा उस बात पे विशेष ध्यान देते हैं। अगर हमारे बारे में बोला गया तो आई एम, ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला सारा चीज समझ में आया, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला सारा चीज समझ में आया। अगर हमारे लाइफ के बारे में पूछा गया तो कैसे पूछा जाएगा, बताइए, कैसे पूछ रहे हैं किसी की लाइफ के बारे में, How is your life going? हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, या व्हाट्स अप दिस डेज, ऐसे भी पूछ सकते हैं। या फिर अगर किसी के जिंदगी के बारे में पूछना है तो हम लोग बोल सकते हैं व्हाट्स अप दीस डेज, आजकल क्या हो रहा है, जवाब वही सारा, है ना, रिप्लाई ऑल दैट, जवाब वही सारा, व्हाट्स अप दीस डेज, ठीक है। इट्स फैंटास्टिक, इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स सो समझ में आ रहा है ना। हाइंडिंग अप देयर, अरे यार दिन खराब है, समझ में आ गई बात, ठीक, यहाँ तक आपने लिख लिया। अब कुछ वोकैब पे काम करते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी पे काम करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर सीख जाएंगे, बोलने सीख जाएंगे, लेकिन जब शब्द नहीं रहेगा दिमाग में तो फिर बात नहीं कर पाएंगे, फिर अटकेंगे, है ना। तो वोकैब भी हम लोग को साथ साथ सीखना है। स्ट्रक्चर इंग्लिश का सीख गए, सब कुछ बोलना सीख गए, लेकिन मान लीजिए कि हम आपसे कुछ बात किए कि वो ये जो सेब है ये झूठा है, सेब कैसा है, झूठा, किसी का खाया हुआ। तो एप्पल सड़ा हुआ तो बोलते हैं एप्पल इज रॉटन, एप्पल
लाल है तो बोलते हैं एप्पल इज रेड, एप्पल पका हुआ तो एप्पल इज राइट, लेकिन एप्पल झूठा है तो फिर कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? फिर यहाँ पे चुप हो जाएंगे एप्पल इज गुड। बस समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए वोकैबुलरी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बात तो आप लोग समझ में आ गया कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, वो तो सारा का सारा सीख जाएंगे, बट विदाउट वोकैबुलरी, नो वोकैबुलरी नो इंग्लिश। ठीक है, शब्द नहीं आएगा इंग्लिश नहीं आएगा, शब्द आएगा इंग्लिश आएगा, तो वोकैबुलरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिए। तो हेडिंग दीजिएगा वोकैब, वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी। सबसे पहले हम आपके सामने एक शब्द लिखे, अम्यूलेट। क्या लिखे हम? अम्यूलेट, A M U L E T। क्या लिखे? अम्यूलेट। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अम्यूलेट? तावीज। हाँ, वेरी गुड, तावीज। देखिए, एक होता है लॉकेट, एक क्या होता है? लॉकेट। लॉकेट होता है फैंसी, है ना, कि गला में कुछ पहन दिए और वो आपका डिजाइन बना हुआ कुछ ऐसे ही, है ना, कुछ कॉलेज वालेज में जो पहन लेता है लड़का, उसको बोलते हैं लॉकेट। लेकिन जब आप ताबीज पहनते हैं ना, तो वो लॉकेट नहीं है, वो क्या है? अम्यूलेट। जब आप भगवान का फोटो पहने हुए तो वो लॉकेट नहीं है, वो क्या है? अम्यूलेट। और जब आप दिल पहने हुए, दिल का टुकड़ा टुकड़ा, तो वो लॉकेट है। लेकिन जब भगवान का फोटो पहने हुए तो ये क्या? अम्यूलेट। अम्यूलेट आपका रिलीजियस इश्यूज पे, और लॉकेट आपका फैंसी है, फैशन इश्यूज पे। क्लियर है क्या? दोनों में फर्क समझ में आ गया? उसके बाद लिखिएगा जेनरस। जेनरस, जेनरस, जेनरस का मतलब क्या होता है? पीछे नहीं देखिए, आप हमको ऐसे ही बताइए, जेनरस का मतलब क्या होता है? काइंड हार्टेड पर्सन, दरिया दिल, दयालु आदमी, है ना। जेनरस का मतलब होता है क्या? काइंड हार्टेड पर्सन। जेनरस का मतलब होता है दरिया दिल, बहुत बड़े दिल वाला इंसान। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, हिंदी में लिखते तो दरिया दिल लिख लीजिए, और इंग्लिश में ही लिख लीजिए, इसका साइड में हो जाएगा काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड इसका मतलब होता है बहुत बड़े दिल वाला आदमी ना। ठीक है, काइंड हार्टेड। उसके बाद हम लोग लिखते हैं दूसरा, विंडो शॉपिंग। ये तो आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा, याद हो गया होगा विंडो शॉपिंग किसको कहते हैं, हम पढ़ाए हैं। जो शॉपिंग करने जाता है, 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। हाँ, बिना 1 रुपया भी खर्च किए हुए शॉपिंग कर लेने को कहते हैं विंडो शॉपिंग। इसका एक्चुअली में दो मीनिंग निकलता है, दो सेंस निकलता है। ठीक है, पहला सेंस निकलता है सिर्फ विंडो से झांकना, और दूसरा सेंस निकलता है बिना 1 रुपया खर्च किए हुए पैसा ये वो शॉपिंग कर लेना। मेरी बात तो समझिएगा कैसे विंडो शॉपिंग होता है। जैसे आपको पता चला ना कि किराएदार जो मॉल है वहाँ सेल लगा हुआ है, लेकिन आप आज जब जा रहे हैं, आप गुजर रहे हैं, आप बोलते हैं कि चलो देख लेते हैं कि कैसा कपड़ा आया है, समझ में आएगा तो पापा के साथ आके ले लेंगे। तो जब आप सिर्फ देखने के लिए जाते हैं मार्केट में प्रोडक्ट को, कि प्रोडक्ट अभी क्या क्या आया हुआ है, तो उसको बोलते हैं विंडो शॉपिंग। उसको क्या बोलते हैं बोलो? विंडो शॉपिंग, है ना। सिर्फ देखते हैं, जैसे हम लोग कितने बार होता है ना कि Amazon पे स्क्रॉल करते हैं कि क्या क्या अभी किस सेल में है ना। मिक्सर देख लेते हैं या कपड़ा देख लेते हैं Amazon में, फ्लिपकार्ट में, खरीद नहीं रहे हैं फिर भी देख रहे हैं, जाकर के कस्टमर का रिव्यू भी देख ले रहे हैं, रेटिंग्स भी देख ले रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड विंडो शॉपिंग। तो विंडो शॉपिंग किसको कहते हैं? बस बाजार में चीजों को देखना, चाहे वो ई बाजार हो यानी इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार, चाहे वो तुम्हारा ये बाजार हो, मार्केट वाला बाजार हो, जो बाजार है हम लोग के मॉल वॉल में मिलता है ना, तो उसको बोलते हैं क्या? विंडो शॉपिंग। ठीक है, तो आई एम गोइंग फॉर अ विंडो शॉपिंग, इसका मतलब है ये कुछ खरीदेगा नहीं, ये विंडो शॉपिंग के लिए जा रहा है, जाकर के देखेगा कि मार्केट में बाइक कैसा कैसा आया हुआ है, पसंद आ जाएगा तो पैसा जमा करके ले लेगा। ठीक है, दैट इज विंडो शॉपिंग। और दूसरा क्या होता है? विंडो शॉपिंग का मतलब बिना 1 भी रुपया खर्च किए हुए उसका फायदा उठा लेना, बिना 1 भी रुपया खर्च किए हुए बिना उसका फायदा उठा लेना। जैसे उदाहरण के रूप में हम आपको बताते हैं, बताओ। बाहर गए कुछ खा के ट्राई कर लिए, हाँ, या फिर ड्रेस ट्राई कर लिए, कुछ भी ट्राई कर लिए बाहर में ना, उसको बोलते हैं विंडो शॉपिंग। बिना 1 भी खर्च किए हुए शॉपिंग कर लिए। जैसे मान लो कि तुम्हारे दोस्त का, तुम्हारे को शादी में जाना है शाम को, और तुमको आदत है परफ्यूम लगाने का, और तुम्हारा परफ्यूम खत्म हो गया, तुम मॉल गए, दिखाओ तो जी कोई अच्छा परफ्यूम है ना, तैयार हो करके, हाँ देखिए ना सर, ये देखिए ना मैम, ये 1 नंबर आया, बहुत अच्छा इसका स्मेल है, सेंट कितना अच्छा है, तुम ऐसे यूज किए नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बोला कि पता 4-5 यूज कर दिए, निकल गए, तो तुम तो उसको प्रोडक्ट कंज्यूम भी कर दिए, यानी जो प्रोडक्ट है तुमने यूज भी कर लिया बिना 1 भी रुपया खर्च किए हुए, दैट इज कॉल्ड विंडो शॉपिंग। बादाम की दुकान में गए, बादाम बना रहा, तुम दो उठा के खा लिए, तो उस 2 का तो तुमने पैसा पे नहीं किया, तो दैट इज कॉल्ड विंडो शॉपिंग।
तो विंडो शॉपिंग का मतलब दो होता है, एक सिर्फ देख करके आ जाना, दूसरा उसको यूज भी कर लेना लेकिन पैसा नहीं खर्च करना, दैट इज कॉल्ड विंडो शॉपिंग। समझ में आ गई बात क्या? उसको बोलते हैं विंडो शॉपिंग। अच्छा मान लो हम जूता लिए, जूता के साथ मेरे को एक घड़ी फ्री मिला, तो वो विंडो शॉपिंग हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हमने पैसा दिया, क्योंकि हमने पैसा दिया। विंडो शॉपिंग का मतलब विदाउट द सिंगल पेनी, बिना एक भी पैसा खर्च किए। बस समझ में आ गई क्या? मिठाई की दुकान में गए, मिठाई हमको टेस्ट करवा दिया कि ये वाला देखिए नहीं बहुत अच्छा आया हुआ है, तो टेस्ट कर लिया, हां मुझे समझ में आ गया, बाद में आके खरीद लिया, दैट इज विंडो शॉपिंग। समझ में आ गई क्या? विंडो शॉपिंग के बाद लिखोगे विटी, WITTY। विटी, विटी का मतलब होता है हाजिर जवाब। क्या होता है विटी का मतलब? हाजिर जवाब, जिसका हाजिर जवाब आदमी हो। जैसे तुमने सुना है ना अकबर और बीरबल में बिल्कुल हाजिर जवाब था, है ना, वो किसी भी बात का तुरंत रिप्लाई कर देता था। तो विटी का मतलब होता है क्या? हाजिर जवाब आदमी, है ना। तो ही इज अ विटी पर्सन, ही इज अ विटी पर्सन, इसका मतलब क्या हुआ कि वो तुरंत जवाब दे देता है किसी भी चीज का, मतलब उसको कुछ भी बोलो उसके पास जवाब उस चीज का है ही, ठीक है। विटी, विटी के बाद लिखोगे क्राफ्टी, क्राफ्टी। अच्छा मेरे को क्राफ्ट का मतलब बताओ, क्राफ्ट का मतलब बताओ। स्कूल में बनाए हो कभी क्राफ्ट? क्या बनाते हैं स्कूल में? क्राफ्ट का मतलब क्या होता है? कभी छोटा सा घर बना करके ले गए स्कूल में, कभी कुछ भी बना कर अपने हाथ से कुछ बनाना। क्राफ्टी का मतलब होता है बनाने वाला आदमी, जो आदमी दूसरे आदमी को बना दे, मतलब उसको इधर उधर का चापलूसी करके उसे पैसा ऐड लेगा या फिर उससे कुछ खर्चा करवा लेगा, है ना, फिर दूसरे के पास जाएगा, थोड़ा बुराई करेगा, अरे यार तो एकदम बदमाश आदमी है, तुमसे अच्छा आदमी कोई नहीं है, चलो ना थोड़ा हमको मूवी एक दिखा दो, है ना। तो उसको बोलते हैं क्राफ्टी, जो चापलूसी करके अपनी बात को क्राफ्ट कर देता है, ठीक है, मतलब अपना काम निकाल देता है, दैट पर्सन इज क्राफ्टी। तो विटी और क्राफ्टी में डिफरेंस है। विटी का मतलब होता है हाजिर जवाब, ये आदमी चालाक तो है लेकिन किसी को ठगता नहीं है। क्राफ्टी आदमी चालाक भी और दूसरे को ठग भी देता है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन विटी एंड क्राफ्टी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? उसके बाद एक लिखोगे ओमनी, ओमनी, ओमनी का मतलब होता है हर जगह। ओमनी का मतलब क्या होता है? हर जगह नहीं, हर। जैसे हम तुमको एग्जांपल के रूप में समझा रहे थे, एक सेकंड देखो, ये क्वालिटीज ऑफ गॉड है, गॉड की क्वालिटीज, ठीक है, गॉड की क्वालिटीज। जैसे हम लिखे ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह मौजूद होने वाला, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? हर जगह, हर जगह मौजूद हो, है ना। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? मौजूद, और ओमनी का मतलब हर जगह, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद लिखोगे ओमनीसिएंट। देखो सिएंट जो शब्द है ना वो साइंस से बना है, किससे बना है? साइंस से। साइंस का मतलब होता है ज्ञान, और ओमनीसिएंट का मतलब होता है सब ज्ञान वाला, जिसको हर चीज का ज्ञान, उसको क्या बोलते हैं? ओमनीसिएंट। बात समझ में आ गई क्या? उसके बाद एक शब्द है ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट। पोटेंट जो शब्द है ना वो पावर से बना है, और ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा पावरफुल, ठीक है। तो थ्री क्वालिटीज ऑफ गॉड, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। ओमनीप्रेजेंट का मतलब क्या होता है? ओमनीसिएंट का मतलब सारा ज्ञान, सारा ज्ञान वाला, और ओमनीपोटेंट का मतलब सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, वो क्या तुम्हें क्या सीखा, वो क्या आपने सबसे पहले हम लोगों ने? एमुलेट। एमुलेट का मतलब क्या होता है? ताबीज। और लॉकेट का मतलब क्या होता है? फैंसी चीज, जो बोलो। गले में। अच्छा उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा? जेनरस, क्या सीखा? जेनरस, जेनरस। जेनरस का मतलब दयालु, दयालु सुविधान, है ना, जेनरस। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा? विंडो शॉपिंग, विंडो शॉपिंग का मतलब बिना पैसे खर्च किए, बिना पैसा खर्च किए हुए या तो घूम के आ जाना खाली मार्केट, या फिर उसका चीज को इस्तेमाल भी कर लेना, है ना, यूजिंग कमोडिटी विदाउट यूजिंग अ सिंगल पेनी, ठीक है। कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु, वस्तु को यूज करना बिना एक भी पैसा खर्च किए हुए। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा? विटी, विटी का मतलब हाजिर जवाब, जो आपको तुरंत जवाब देते दैट पर्सन इज विटी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा? क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब तेज आदमी तो होगा लेकिन ये दूसरे को चापलूसी करके ठग देगा। क्राफ्टी का मतलब होता है चापलूस आदमी, है ना। डोंट बी क्राफ्टी इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों को सामने चापलूस मत बन जाओ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा?
ओमनी प्रेजेंट का मतलब हर जगह। जो हर जगह मौजूद हो। ओमनीपोटेंट का मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर। और उसके बाद ओमनीसेंट का मतलब सारा ज्ञान। सबसे ओमनीसेंट सबसे ज्यादा ज्ञान रखने वाला। ठीक है, ठीक। एक और आखिरी बात आज हम लोग करेंगे, देखिएगा कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब कॉजेटिव वर्ब कॉजेटिव ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंग्लिश का ना आप समझिए कि 36-37% इंग्लिश, 36-37% इंग्लिश ना केवल कॉजेटिव वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इसको समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा वर्ब होता है ना जो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जो किसी और के द्वारा डिपेंड करता है। जैसे मेरे बात को आप समझिएगा कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो मेरी बात हो गई। लेकिन जब हम बोलते हैं ना मुझे बाल कटवाना है, तो यहाँ पे जो वर्ब है ना वो मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। ये दैट इज कॉजेटिव वर्ब, ये दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इसमें जब स्पोकन इंग्लिश में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर तरह के घूमे हुए बात को बोलने और समझने के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे पढ़ाना है, तो ये मुझे पढ़ाना है ये मेरे द्वारा किया जाएगा एक्शन, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि मुझे पार्टी में जाना है, तो पार्टी में उस वक्त जाएंगे जब कोई बुलाए जाते हैं। बात समझ में आया? पार्टी में कहाँ चले जाए, अभी आपको पार्टी में जाना, कहाँ चले जाए बताइए? तो पार्टी डिपेंड करेगा दूसरे आदमी पर। समझ में आ रहा है ना बात आपको? जैसे मुझे बाल कटवाना है, तो ये किस पे निर्भर कर रहा है? सामने वाले पर। ये वर्ब तो होगा, एक्शन तो होगा, मगर मेरे द्वारा नहीं है। बात समझ में आया? तो लिखिएगा नोट करके, जो वर्ब जो एक्शन किसी और के द्वारा किया जाए उसे कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। उसे कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। देखिए उसे क्या कहते हैं? कॉजेटिव वर्ब। जैसे हम आपके सामने लिखे, मैं अपने बाल कटवाता हूं। मैं अपने बाल कटवाता हूं, ठीक है? क्या होगा इसका इंग्लिश? अगर मान लो ये आसान होता, मैं बाल काटता हूं, आई कट देंगे, कितना आसान है ना? मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। मैं बाल काटता हूं, आई कट गए। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये तो पॉजिटिव है, ये वर्ब तो मेरे ऊपर नहीं पड़ा। मैं अपने बाल कटवाता हूं, क्या होगा इसका इंग्लिश? बताओ, ट्रांसलेट करो। बोलो, कितना छोटा सा सेंटेंस है, ठीक है? बताओ। अच्छा, मैं जूते पॉलिश करता हूं, I polish the shoes. I polish the shoes. आई पॉलिश, मैं जूते पॉलिश करवाता हूं। I make polish. बोलो, I make polish. तो पॉलिश बना रहा तुम, है ना? अब यहाँ पे फंसता है, इसलिए पॉजिटिव अभी ही सीख लो ताकि आगे हम लोगों को मदद आए। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगेगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, वो सारा का सारा चीज तो बच्चा वाला होगा। देखो सीखोगे, कॉजेटिव वर्ब जब भी हमको प्रयोग करना पड़ेगा तो हम लोग गेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? गेट का यूज करते हैं। मैं अपने बाल कटवाता हूँ, आई गेट माई हेयर कट। बात समझ में आ गया क्या? जब भी पॉजिटिव वर्ब का यूज करेंगे तो इंपॉर्टेंट क्या है? गेट। जब हम आई गेट बोलते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि मुझे कुछ मिल गया। गेट का मतलब तो मिलना होता है, लेकिन जब जैसे हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद गेट लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कि सेंटेंस पॉजिटिव है, वर्ब किसी और पे निर्भर है। बात समझ में आया? जैसे मैं जूते पॉलिश करवाता हूं, तो आई गेट माय शूज, क्या करवाता हूं? बात समझ में आया आपको? तो पॉजिटिव वर्ब हम लोग किसके मदद से बनाते हैं बोलो? गेट के मदद से बनाते हैं, है ना? ठीक है? मैं कपड़े धुलवाता हूं, आई गेट माय, जो काम आप करवाते हैं वो काम अंत में जाएगा, पहले कपड़ा लाइए फिर धुलवाइए। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। पहले कटवाते हैं कि पहले बाल होता है? पहले बाल होता है। पहले पॉलिश होता है कि पहले जूता आएगा?
पहले जूता आएगा, तो पहले कपड़ा आएगा कि पहले धुलवाना आएगा? कपड़ा। तो पहले कपड़ा आएगा, तो पहले क्लोथ लाइए फिर वॉश करो। कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, पहले कैसे धुलवा दीजिएगा, पहले कपड़ा लेके आइए, है ना। तो मैं मेरे कपड़े धुलवाता हूँ, तो आई गेट माई। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होता है, क्या वॉश लिख दे या वॉश बोलते नहीं, क्या वॉश करना है पहले उसको लेके आओ, क्या कटवाना है पहले लेके आओ, क्या पॉलिश करवाना है पहले लेके आओ, क्या धुलवाना है पहले लेके आओ। क्लियर हुआ बात मेरा? तो आई गेट माई क्लोथ्स, क्या वॉश ना, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, दो चीज समझोगे, एक होता है क्लॉथ, एक होता है क्लोथ, एक होता है CLOTH क्लॉथ, और एक होता है CLOTHE क्लोथ। दोनों में से कौन करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन करेक्ट है बताओ? तुमने कौन वाला क्लोथ को देखा? सेकंड CLOTHE वाला देखते हो या CLOTH वाला देखते हो? बोलो। सेकंड वाला। सेकंड वाला देखो, ये वाला आपने देखा है कि नहीं? अब हम बता देते हैं, इसका मतलब होता है रेडीमेड कपड़ा। क्या होता है इसका मतलब? रेडीमेड कपड़ा। और इसका मतलब होता है पीस ऑफ क्लॉथ। बात समझ में आ रही है क्या? जैसे मान लो जो हम पहने हुए हैं ना, इट इज क्लॉथ, ये क्या है? कपड़ा है। लेकिन होगा किसी जमाना में हम इसको खरीद के लाए होंगे, एक टुकड़ा 4 मीटर 5 मीटर का, और जब हम इसको लेकर के गए होंगे टेलर के पास, तो क्लॉथ लेकर के गए होंगे। क्लॉथ का मतलब होता है क्या? कपड़ा का टुकड़ा। और इसका मतलब होता है रेडीमेड। इसलिए जब टेबल के साथ लगता है ना, तो टेबल क्लॉथ नहीं होता, क्योंकि वो टुकड़ा है, वो टेबल क्लॉथ होता है। बात समझ में आ रहा है? टेबल क्लॉथ, है ना। लेकिन जो आप पहने हुए वो क्या है? रेडीमेड है, इसलिए कौन सा बोलेंगे? क्लॉथ। आई एम गोइंग टू बाय क्लॉथ, इसका मतलब हो जाएगा कि वो सामने वाला फिर पूछेगा कि भाई रेडीमेड लेगा, तो वो जाहिल होगा, क्योंकि हम बोल ही रहे हैं क्लॉथ, तो फिर वो तो पीस ही होगा ना। आई एम गोइंग टू बाय क्लॉथ, तो क्लॉथ जब रेडीमेड होगा। बात समझ में आया? तो क्लॉथ का मतलब होता है बना बनाया, और क्लॉथ का मतलब होता है पीस ऑफ क्लॉथ। क्लियर है क्या? कितना मिनट पॉज करोगे? 1 घंटा। ठीक, पॉज करो। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक